और इस मंजिल को इस अज़म के साथ हमने तय करना है कि जिस माशरे में ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना इस मॉडर्न दुनिया में काम नहीं कर रही, वो कौमें और वो माशरे तरक्की नहीं कर रहे। तो हमें उनके लिए एक अच्छा साजगार माहौल फराहम करना है, वर्क प्लेस पे भी, घर में भी और अपने इर्द गिर्द भी। इसके लिए हुकूमत ने जो पिछले सालों में मुख्तलिफ़ हुकूमतों में मैं कहूँगा बिला तखसीस कि पाकिस्तान ने इस फ्रंट के ऊपर पिछले 15 साल में या 20 साल में जो काम किए हैं वो काबिल तहसीन है। उसमें बहुत सारी लेजिस्लेशन की गई है, इदारे कायम किए गए हैं, ख़वातीन की जो हैं ओम्बुड्स पर्सनस उनका कौमी और सूबाई सतह पे उनके ऑफिस कायम हैं। वर्क प्लेस हैरेसमेंट के हवाले से हमारा जो ओम्बुड्स पर्सन हैं वो हैं। वुमेन राइट्स के हवाले से जो कमीशन है वो फ़ाल है, और ये सारे इदारे कुछ इनमें से डिसफंक्शनल थे, मौजूदा हुकूमत ने वो तयनातियाँ करके उन्हें भी फ़ाल कर दिया है। और हुकूमत का ये अज़्म है पाकिस्तान में बसने वाली ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ और उनका जो किरदार है, दोनों हवाले से हुकूमती पॉलिसियाँ जो हैं वो औरत दोस्त हैं और होनी चाहिए इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। दूसरी बात जो आज मैं कल से देख रहा था और थोड़ी सी हैरानगी भी हुई मुझे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को अब ख्याल आया है कि उन्होंने अदलिया बचाओ की तहरीक शुरू करनी है। तो ऐसा काम करने से पहले मैं समझता हूँ कि इंसान को अपने माजी पे भी एक नज़र दौड़ाना चाहिए, थोड़ा पीछे मुड़ के भी देखें। आपने अपने दौरे हुकूमत में जिस तरह के पॉलिसीज़ रखी और जिस तरह के इल्ज़ामात आप पे आए कि आप अपोजिशन को पसे दीवार जिस तरह आपने उन पे जो मज़ालिम ढाए, और उसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आप अखबारात उठा के देख लें, टीवी शोज़ की रिकॉर्डिंग्स देखें उस दौर की, जगह जगह पे ये सदाएं बुलंद होती थी कि जो अदलिया है वो किसी ना किसी हवाले से दबाव का शिकार है, और वो चाहे उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए उस पर दबाव बढ़ाया गया या हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से उन पर दबाव बढ़ाया गया। बाहर कैफ ये एक ओपन सीक्रेट है जो ना सिर्फ सियासी ज़ुमा ने कहा बल्कि कुछ अदालती फ़ैसलों में भी इसका इज़हार किया गया कि कुछ इदारों को इस तरह से इस्तेमाल किया गया कि उससे जो सियासी मुखालफीन हैं उनको दीवार से लगाने की कोशिश की गई। उसके बाद आ जाते हैं कि जब एक आइनी और जमहूरी तरीके से तहरीक अदम एतमाद पेश की गई पाकिस्तान की पार्लियामेंट में यानी कौमी असम्बली में, इमरान खान को वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाने के लिए, क्योंकि आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 95 एक मैकेनिज़्म प्रोवाइड करता है कि जो लीडर ऑफ हाउस है वो उस वक्त तक लीडर ऑफ हाउस होगा जब तक कि वो उस ऐवान की अक्सरियत इंजॉय करता है। तो इमरान खान साहब के जो अपने इत्तेहादी थे, बावजूद उन्होंने उनसे अलहदगी का फ़ैसला किया, जिनमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ग्रुप और कुछ दीगर हमारी जो जमातें हैं वो भी उसमें शामिल थी। तो जिस तरह से वो सारा प्रोसेस करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब का रवैया था, वो भी उन्हें देखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से अदालत पे यलगार की, अदालती फ़ैसला मानने से इनकार कर दिया, अदालती फ़ैसले को डिफीट करने के लिए और आइन को रद्द करने के लिए असम्बली जो है वो एक फ़र्जी रूलिंग मैं उसे कहूँगा, एक इंजीनियर्ड और मैनूवर्ड रूलिंग के ज़रिए एक मफरूज़े के ऊपर कौमी असम्बली तहलील कर दी गई, और फिर वो अदालतें ही थी जिन्होंने कौमी असम्बली को बहाल किया। उसके बाद भी जब उन पे प्रोसीडिंग्स शुरू हुई, चाहे वो तोशा खाने के हवाले से हों, चाहे वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से हों, चाहे वो जजेस को डराने और धमकाने के बारे में हों, उनका जो रवैया रहा है वो किसी सूरत भी काबिल तहसीन और सताइश नहीं था। आपने हमेशा एक लाडले के तौर पे सियासत में कामयाबियां हासिल की हैं। मैं उन्हें कामयाबियां इसलिए कहूँगा कि उनके नज़दीक ये कामयाबियां ही हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे स्याह दाग और धब्बे हैं
जो कि उनके दामन पे नुमायां हैं, और किसी भी सियासी रहनुमा को कोई पॉलिसी स्टेटमेंट देते हुए या किसी तहरीक का ऐलान करते हुए माजी पे भी नज़र दौड़ानी चाहिए कि उनका माजी इस हवाले से क्या रहा है। साथ ही साथ ये बात भी दुरुस्त है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में अदलिया के बारे में हमेशा ये शिकायत रही है, चाहे वो ज़ेरे लब रही है या बरमला रही है, कि एट टाइम्स जो स्केल्स ऑफ जस्टिस हैं, जो इंसाफ का तराजू है, उसका झुकाव जो है वो किसी एक पलड़े में बहुत ज़्यादा हो गया। हालांकि इंसाफ तो ये है कि इंसाफ दोनों पलड़ों को बराबर तोलता है, यानी कानून सबको एक नज़र से देखता है, और यही हमारे आइन में आर्टिकल 25 की मंशा भी है कि किसी शख्स को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे एक्सेप्ट फॉर लीगल रीजंस। तो वो एक मयार जो है उसके फ़र्क आने की वजह से, और वो शख्सियात के हवाले से मैं कहता हूँ, शख्सियात के हवाले से पाकिस्तान की अदालती तारीख में ये फ़र्क देखा गया कि कुछ ऐसे अदवार आए जब अदारे के सरबराहान की, मैं समझता हूँ, पॉलिसीज़ ऐसी थी या उनके कुछ फ़ैसले ऐसे थे जिनकी वजह से अदलिया के इदारे पे तनकीद भी हुई और उस पर उंगलियाँ उठाई गई। लोग कहते हैं कि जी आप बेजा तनकीद ना करें, और अगर आप तनकीद करेंगे तो आप तौहीन अदालत के मुर्तकब होंगे। मेरी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मैं आपको हिस्टोरिकली माजी करीब में ले जाता हूँ। आप खुद कोर्ट रिपोर्टर्स भी हैं यहाँ पे बैठे हुए, आप बड़े माशाल्लाह ओपिनियन मेकर्स हैं। आपकी तारीख पे और ख़ास तौर पे सियासी और अदालती हवाले से जो इवेंट्स हुए उन पे बड़ी गहरी नज़र होती है। क्या वजह है कि पिछले 25-30 साल में अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो आज तक क्यों सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब, नाज़िम सिद्दीकी साहब, चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब, चीफ जस्टिस नासरुल मुल्क साहब कभी टीवी प्रोग्राम्स के या अखबारी ख़बरों के या मुज़ाकरों के मौजू नहीं रहे। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा। उन्होंने अदालती फ़ैसलों के हवाले से हमेशा कानून और इंसाफ के ऐन मुताबिक फ़ैसले किए। किसी मुतनाज़े फ़ैसले का या किसी सियासी तनाज़े का वो हिस्सा नहीं बने। ये बात अगर मैं कहूँ तो बेजा ना होगी कि सबसे जो कड़ा इम्तिहान था और मुश्किल वक्त था वो शायद चीफ जस्टिस नासरुल मुल्क जो थे उनके लिए था, जब सन 2014 में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के सामने धरना दिया गया, पार्लिमान को यरगमाल बनाया गया, इस्लामाबाद को होस्टेज रखा गया, लेकिन उन्होंने जुडिशल रेस्ट्रेंट भी एक्सरसाइज किया और जहां पे ज़रूरत पेश आई उन्होंने मुनासिब अहकामात जारी करके जो सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनैलिटी थी उसको भी मेंटेन रखा। और तारीख इस बात की गवाह है कि उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उन्होंने पूरी अदालत को और पूरी बार लीडरशिप को एतमाद में रखा। जहां पे तनकीद होती है वहां पे मेरे ख्याल में इदारों के सरबराहों के लिए खुद भी ये ज़रूरी होता है कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के अमल पे ज़रूर कारबंद हों और ज़रूर देखें कि ऐसी क्या वजह है कि आज पाकिस्तान के मीडिया पे, पाकिस्तान की पार्लिमान के फ्लोर के ऊपर या निजी महफिलों में जो दीगर इस अरसा में चीफ जस्टिस साहबान रहे, जस्टिस इरशाद हसन खान साहब हैं, जस्टिस शेख रियाज साहब हैं, जुडिशल एक्टिविज़म के हवाले से अगर मैं बात करूं और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के हवाले से बात करूं तो जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब हैं, या जस्टिस साकिब निसार साहब और जस्टिस खोसा साहब हैं, जस्टिस गुलजार साहब माजी में अभी चीफ जस्टिस थे हमारे। क्या वजह है कि उन अदवार के बारे में गुफ्तगू होती है? और ये भी एक हकीकत है कि मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सियासी हुकूमतें और मुख्तलिफ अपोजिशंस थी यहाँ पे। तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब अदलिया को अपनी सफ़ों में तलाश करना है। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा इदारा है जिसकी बका में पाकिस्तान की बका है, जिसकी मजबूती में पाकिस्तान की मजबूती है, और जिसके स्केल्स अगर दुरुस्त हों तो मैं समझता हूँ कि कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी या कोई सियासी ग्रोह जो है वो मुल्क में इंतशार या अनारकी या मुल्की सतह पे कोई इस तरह की कोई मूव नहीं कर सकता जिसको रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे। आज भी जो हो रहा है
इमरान खान साहब को थोड़ा अपने दामन में देखना है कि अदालतें आपको नोटिस भेजती हैं, आप अपनी मर्जी से जाते हैं। अदालतें आपको सम्मन करती हैं, आप अपनी मर्जी से जाते हैं, आप तमस्खर उड़ाते हैं। अदालतें आपके बेलेबल या नॉन बेलेबल वारंट्स निकालती हैं, आपको इश्तिहारी करार देती हैं, आप अपनी मर्जी से इसका तयन करते हैं कि मैंने कब जाना है और कब नहीं जाना। आपके पैगामात जाते हैं अदालतों को कि इस कमरे अदालत में पेश होने की बजाय मैं प्रेफर करूंगा कि मैं एक दीगर इमारत जो यहाँ पे 2 किलोमीटर दूर है उसके कमरा अदालत में पेश हूँ। ये एक अनहोना, मैं कहता हूँ, मुतालबा है जो मेरे लिए बड़ा तकलीफ दे था कि अदालत को आप पैगाम भेजें कि मुझे आपकी सीट पर इतराज़ है, आप ब्लॉक ए में से उठ के तीसरी किसी इमारत के ब्लॉक बी में जाके बैठे, मैं आपके पास पेश होना चाहता हूँ। आप एक तरफ तो कहते हैं कि इंसाफ सबके लिए यकसा हो और आपने नारा लगाया कि हम पाकिस्तान में इंसाफ के लिए तहरीक चला रहे हैं, और दूसरी तरफ आप अंडरमाइन करते हैं। आप अदालत के, मैं समझता हूं, तकद्दुस और तकरीम को पामाल करते हैं जब आप ये हरकतें करते हैं। जहन में रखिए कि अदालत चाहे मुअज़्ज़ज़ मैजिस्ट्रेट साहब की हो, सिविल अदालत हो या अदालत आलिया या अदालत उज़्मा हो, अदालत पाकिस्तान के शहरी के लिए पाकिस्तानी आइन और पाकिस्तान के कानून के तहत हर अदालत का जो उसका जो इज्जत और तकरीम और मनसब है वो बालातर है और वो बुलंद तरीन है और वो होना चाहिए। ये बात दुरुस्त है कि अदालतों पे तनकीद दोनों अतराफ से होती है, और जब कोई फैसले ऐसे मुतनाज़े हों तो लोग उस पर बात करते हैं, लेकिन एक चीज़ जिस पे ज़ीरो कंप्रोमाइज़ होना चाहिए वो अदालती प्रोसेसेस हैं कि आपको अदालत बुलाती है, आप अदालत में पेश हों। आपने माजी करीब में देखा, लाख तनकीद हुई, लाख बातें हुई इस बात पे कि पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को एक इंजीनियर्ड तरीके से इक़्तिदार से अलग किया गया, जिस तरह उन्हें वज़ारत उज़्मा से हटाया गया, जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को यक बजुंजिश कलम वज़ारत उज़्मा के ओहदे से पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म को और फिर बाद में मियाँ नवाज शरीफ को जिस तरह घर भेजा गया, इस पर सवालिया निशान उठे। लेकिन तनकीद ज़रूर की मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने अदालती फ़ैसले की तामील में जिस, मैं कहता हूँ, मतानत के साथ और जिस इनकसारी के साथ जुडिशल प्रोसेस का सामना किया। आप सब लोग वो प्रोसीडिंग्स कवर करते रहे हैं जो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालतों में होती थी। वो अपनी बीमार बेगम को लंदन में छोड़ के प्रोसीडिंग्स अटेंड करते रहे, और जब वो इजाज़त ले के वहाँ पे गए और उनकी गैर मौजूदगी में जब फैसला सुनाया अदालत ने, तो वो उस फैसले की तामील में अपनी बेटी को लेके लीविंग बिहाइंड हिज एलिंग वाइफ वो वापस आए, और दुनिया ने देखा कि मोहतरमा कलसूम नवाज साहिबा इस दुनिया से रहलत फरमा दी। उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ और उनकी बेटी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा जेल की सुलाखों के पीछे थे। उन्हें पैरोल के लिए कुछ रोज़ के लिए रिहा किया गया, लेकिन उन्होंने अदालती प्रोसेस पे तनकीद अपनी जगह पे, ये हर शहरी का हक है कि वो फैसले के मेरिट्स के ऊपर बात करे, लेकिन प्रोसेस को उन्होंने डिफाई नहीं किया। प्रोसेस के हवाले से हमेशा उन्होंने तामील की। आज हालत ये है कि पिछले 3 माह से इस्लामाबाद की सेशन अदालत जनाब इमरान खान साहब को नोटिस पे नोटिस, समन पे समन, वारंट पे वारंट भेज रही है। वो वहाँ पे टांग रख पे बैठे हैं, वो कभी किसी अदालत से रजू कर लेते हैं। हद तो ये है कि वो इस्लामाबाद आए, उन्होंने अदालत आलिया की पेशी भुगती, उन्होंने एक और स्पेशल कोर्ट की पेशी भुगती, लेकिन जिस अदालत में उनके खिलाफ उस दिन फर्द जुर्म आयद होना थी और जिस अदालत ने उनको सबन कर रखा था बारहा, उन्होंने ये जहमत ही गवारा नहीं की कि वो उस अदालत में भी पेश हो जाए। तो अदलिया बचाओ की तहरीक चलाने से पहले मैं समझता हूँ कि आपको अपने किरदार पे, अपने माजी पे भी नज़र डालनी चाहिए और अपने कंडक्ट को सामने रखना चाहिए कि अदालतों पे चढ़ाई, जब आपके खिलाफ फैसला हुआ आपने ये चढ़ाई नहीं की। क्या आप आज भी अदालती फैसलों को मन्नोअन तस्लीम कर रहे हैं, या कि आप कड़वा कड़वा थूक देते हैं और मीठा मीठा खा लेते हैं?
तो ये यकसानियत होनी चाहिए आपके किरदार में, आपके कंडक्ट में। और आइन और कानून की पासदारी की अगर बात करते हैं तो फिर आपको अपने आप पे भी लागू करना चाहिए। आप 3.5 साल से ज़ायद अरसा इश्तिहारी रहे और मुल्क के वज़ीर आज़म के तौर पे बैठे रहे, और वजारत उज़्मा छोड़ने से चंद दिन पहले आपको ख्याल आया कि कहीं उन मुकदमात में PTV पे हमले का केस हो या पार्लिमान पे हमले का केस हो, वो दहशतगर्दी के मुकदमात थे, फिर जाके आपने अदालत के सामने सरेंडर किया। तो ये कुछ बातें थी जो कि कौम के सामने रखना ज़रूरी थी कि हमारे जो सियासी रहनुमा हैं वो अपने किरदार के हवाले से, अपने रवैयों के हवाले से अवाम आपको देख रही है और अवाम अपने फैसले में कभी गलत नहीं होती। बहुत शुक्रिया जी। सर ये बताइएगा कि अभी जो मेन चीज़ है वो ये चल रही है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा और अभी तक तारीख सूबाई इलेक्शंस की नहीं दी गई। तो हुकूमत क्या समझ रही है, एक तरफ माली मामलात भी हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी है, अमन अमान की भी जो है वो सूरत-ए-हाल है। तो इस टाइम वफाकी हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है इलेक्शन के हवाले से? देखिए, वफाक के वकील ने, अटॉर्नी जनरल ने अदालत उज़्मा के सामने कुछ हक़ाइक़ रखे थे और कुछ सियासी जमातों के जब वकला को अदालत ने नोटिस किया और उन्हें बुलाया तो उन्होंने भी कुछ हक़ाइक़ अदालत के सामने रखे। अदालत ने उसके बावजूद एक फ़ैसला जारी किया और उस फैसले में गो के ज़ाहिर है उन्होंने ये गुंजाइश रखी कि जो आइन के आर्टिकल 254 में ये गुंजाइश है कि जो 90 रोज़ की कैद है वो किसी भी इलेक्शन को गैर कानूनी या आइनी करार नहीं देती। ये लिखा है आर्टिकल 254 में कि आईने पाकिस्तान में अगर किसी चीज़ ने या किसी फ़ेल ने किसी मुकर्ररा मुद्दत में होना है और वो फ़ेल मुकर्ररा मुद्दत में नहीं हो सका तो सिर्फ इस वजह से वो गैर आइनी नहीं होगा कि वो 90 रोज़ या 30 रोज़ या 60 रोज़ में वो अमल नहीं हुआ। इस दफ़ा भी देखिए कि वो जो 90 रोज़ की कैद थी वो तो निकल गई। अदालत उज़्मा के सामने तब भी ये रखा गया कि देखिए आम इंतखाबात पे अरबों रुपया खर्च होना है। पाकिस्तान में डिजिटल मरदमशुमारी हो रही है जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कंसेंसस के तहत एक मुआहदा तय करके जो दस्तखतशुदा मुआहदा है उसका तयन किया कि अगली मरदमशुमारी जो है वो इस साल में होगी और नए इंतखाबात उस मरदमशुमारी पे होंगे और वो डिजिटल होगी ताकि सारी सियासी जमातों और पाकिस्तान में बसने वाले मुख्तलिफ तबकात के जो रिजर्वेशन तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर हो जाएँ। 35 अरब रुपए की कसीर रकम उस खाना शुमारी और मरदम शुमारी पे लग रही है जो कि अगले चंद हफ्तों में 3 या 4 हफ्तों में कंक्लूड होने पे है और अप्रैल के एंड तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। अब आधे मुल्क में तो इंतखाबात हों पुरानी मरदम शुमारी पे और बाकी मुल्क के इंतखाबात हों नई मरदम शुमारी के। कल को हल्के चेंज हो जाने नई मरदम शुमारी के बाद जो सीटें किसी वजह से ज़िमनी इंतखाबात के लिए खाली होंगी उनमें भी ये कन्फ्यूजन पड़ी रहेगी। दूसरा, हमारा आइन अगर 224 आर्टिकल एक क्लॉज में ये कहता है कि इंतखाबात असम्बली डिसोल्यूशन की शक्ल में 90 रोज में होने हैं तो वही 224 एक पूरी स्कीम मुतारफ करवाता है। आइन के आर्टिकल 224 में एक नई स्कीम दी गई 18वीं तरमीम के जरिए जिसमें कहा गया कि बिल्कुल जो न्यूट्रल निगरान हैं वो हुकूमत चलाएंगे उन दिनों में और उनका तकर्रुर होगा वजीर आज़म और लीडर ऑफ अपोजिशन की मुशावरत से। वो वजीर आला जो कि आउट गोइंग है और उस सूबे के लीडर ऑफ अपोजिशन की मुशावरत से अगर उनमें तय नहीं पाता तो अपोजिशन और हुकूमती बेंचों की एक कमेटी तजवीज़ की गई आइन में वो उस पर डिलिबरेट करेंगे। अगर उनसे मसला नहीं हल होता तो वो इलेक्शन कमीशन जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ हाउस ने बाहमी मुशावरत के बाद मुकर्रर किया हुआ है कि न्यूट्रल कमीशन है, फिर वो 5 रुकनी कमीशन उनकी तयनाती करेंगे। आपने देखा कि केपी में वो तयनाती हंसी खुशी हो गई, हुकूमत और अपोजिशन में तय हो गया कि आज़म खान साहब जो हैं वो निगरान वज़ीर आला होंगे। पंजाब में उस पर डेडलॉक आया, 4 नाम भेजे गए, उन 4 नामों में से 1-2 टेक्निकली नॉकआउट हुए, जो 2 नाम बचे उनमें से इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन नकवी के नाम पर इत्तफाक किया। क्यों ये दिया गया कि हमारे इंतखाबात पर हमेशा उंगलियाँ उठी। 1977 के इंतखाबात में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब शायद
जेन्युइन जो प्रोसेस ऑफ वोट के जरिए जीते हुए, लेकिन क्योंकि हुकूमती कंट्रोल उनका था, तहरीक शुरू की गई और ये कहा गया कि इंतखाबात जो हैं उनमें धांधली हुई है। 1985 के गैर जमाती इंतखाबात को किसी ने माना ही नहीं है। 1988 1990 के इंतखाबात पे भी उंगलियां उठती रहीं। ये सिलसिला जारी रहा। पहले निगरान सदर मुमलिकत मुकर्रर करते थे, फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके कहा कि निगरान बिल्कुल न्यूट्रल लोग होंगे और ये प्रोसेस होगा। अब 224 को एज अ होल पढ़े तो उसका करक्स ये है कि आम इंतखाबात मुल्क में जब हों, यहाँ पे निगरान हुकूमतें होनी चाहिए। आज सूरत हाल ये है कि वफाक में सियासी हुकूमत है, सिंध और बलोचिस्तान जहाँ पे इंतखाबात नहीं हो रहे वहाँ पे सियासी हुकूमतें हैं, लेकिन पंजाब और KP में निगरान हुकूमतें हैं। लेकिन क्या वफाकी हुकूमत के सियासी हुकूमत के होते हुए पंजाब और KP के इंतखाबात होते हैं और उनमें नतायज अगर लाडला खान के हक में नहीं आते तो क्या वो मानेंगे इन इंतखाबात को? क्या एक फिर नई तहरीक की बात नहीं चलेगी? इसी तरह सिचुएशन 2 में चले जाइए। अक्टूबर में जब कौमी असम्बली के इंतखाबात होने हैं आइनी मुद्दत के मुताबिक, तो क्या उस वक्त कौमी असम्बली के इंतखाबात, जिसने पाकिस्तान की पार्लियामान को बनाना है उन इंतखाबात ने, क्या उन इंतखाबात के वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सियासी हुकूमतें नहीं होंगी और 18वीं तरमीम के बाद 90% इख्तियारात, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो महकमा सेहत है, चाहे इलेक्शन करवाने वाला महकमा तालीम है, वो सब सूबाई हुकूमतों के पास होंगे? तो क्या अवाम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इंतखाबात भी ट्रांसपेरेंट होंगे? ये सवालात थे जिनके जवाबात मेरे ख्याल में आर्टिकल 24 को 224 को पूरी तरह पढ़ के अदालत को देने चाहिए थे। लेकिन वो फैसला इतनी उजलत में हुआ और उसमें जो उस वक्त भी मेरी आज भी वो राय है कि जो मेजॉरिटी का डिसीजन था कि ये सुओ मोटो जो लिया गया है इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मामलात क्योंकि ऑलरेडी हाई कोर्ट्स में थे उन्हें करने चाहिए थे, उस सारे तनाज़े को भी नज़रअंदाज करते हुए 4 जज साहिबान की आरा को नज़रअंदाज करते हुए फैसला अनाउंस कर दिया गया। अब आप कहते हैं कि जी आज वफाकी हुकूमत का बिल्कुल जो जवाबात वफाकी हुकूमत ने फाइनेंस के हवाले से, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और वजारत दफा ने सिक्योरिटी की सूरत हाल के बारे में दिए हुए हैं, वो कंसर्न्स आज भी हैं। और शायद इसी वजह से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की जो सिविल इंतज़ामिया है उसका और इलेक्शन कमीशन में ख़तो खिताबत या मुशावरत का अमल जारी है। इलेक्शन कमीशन की आर्टिकल 218(3) के तहत ये जिम्मेदारी है कि वो इंतखाबात को शफाफ तरीके से, गैर जानिबदाराना तरीके और मुनसफाना तरीके से करवाए, और उसके लिए एक कंजीनियल एटमॉस्फेयर का, अच्छे हालात का होना ज़रूरी है। कोई इलेक्शन से नहीं भाग रहा। इलेक्शन सियासी जमातें बनी इसलिए हैं कि वो इंतखाबात में हिस्सा लें। हम तो कहते हैं कि आप ना सिर्फ अरबों रुपए की एक्सरसाइजेस 2 दफ़ा करेंगे बल्कि ये साइकिल हमेशा के लिए रहेगा। आज 6 महीने का फ़र्क पड़ गया, आइंदा इंतखाबात जो 5 साल बाद होने जा रहे हैं उसमें भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ 5 साल पहले पूरे करेंगी और वफाक और 2 सूबों की असम्बलियाँ बाद में करेंगी। फिर सियासी जमातें जो कि कौमी सतह पे काम कर रही हैं उनके लिए बहुत सारे मामलात और मुश्किलात हैं। फिर जो कैंडिडेट्स पैनल्स में लड़ते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, ये आपका आइनी हक है और इसके बारे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स दे चुकी हैं कि सियासी जमात बनाना और उनका इंतखाबात में हिस्सा लेना आइनी हक है। तो सियासी जमात को आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो दें। कोर्ट को इसमें ये सारे फैक्टर्स जांचने चाहिए थे और इसीलिए हमने कहा था कि क्या ही बेहतर हो कि अगर ये फुल कोर्ट सुन लेती या सीनियर मोस्ट जजेस की मौजूदगी में ये केस सुना जाता, जो बात मैं पहले कर रहा था कि क्यों चंद हवालों से कुछ ऐसे हमारे सरबराहान हैं अदलिया के जिनके अदवार में पे टीवी प्रोग्राम्स होते हैं, तनकीद होती है, उंगलियां उठती हैं, और क्यों ऐसे लोग भी गए हैं जिनका नाम आज तक तारीख में हमेशा अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाता है। तो ये कुछ सवालात हैं जो कि मोअज़्ज़ज़ अदालत के लिए भी हैं कि वो इन पे भी गौर करें। जी राशिद हबीब साहब ARY से आपने अदालतों के नोटिस का जिक्र किया कि उस पर खामसाब अमल नहीं करें। नोटिस कोर्ट ने जारी किया, इम्प्लीमेंट करवाना था इस्लामाबाद पुलिस ने। IG साहब ने पुलिस भेजी और ये ऐलान भी किया कि गिरफ्तार करने गए हैं, लेकिन उनके घर के बाहर चंद लोगों की मौजूदगी और नारेबाजी से घबरा के पुलिस वापस आ गई। तो क्या ये विट एक फर्द वाहिद चंद लोगों को इस्तेमाल करके स्टेट की विट इस तरह डैमेज कर सकते हैं, और क्या
रियासत फिर उसके बाद सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तो खुद बिल्कुल कायल हूं कि जो रियासत की रिट है वो बड़ी मजबूत होनी चाहिए, लेकिन रियासत अवाम के लिए हमेशा एक माँ का दर्जा भी रखती है। रियासत के रोल जो हैं वो थोड़े मुख्तलिफ भी हैं। हमें भी तो कुछ अपने दामन में झांकना चाहिए कि आप एक कौमी सतह की जमात के सरबराह हैं और आप ये क्लेम करते हैं कि हम इंसाफ के असूल के लिए और एक मुनसफाना मुआशरा कायम करने के लिए सियासत कर रहे हैं। तो आपने उस दिन जो तर्ज अमल किया कि आपने झूठ बोला और अपने चीफ ऑफ स्टाफ को कहा कि बाहर जाके बता दो, जिस तरह मासूम बच्चों को कई बाप कहते हैं कि उन्हें कहो अब्बू घर पे नहीं है, और वो बाहर जाके कह देते हैं कि अब्बू कह रहे हैं कि वो घर पे नहीं है। तो ये अपने रवैये की तरफ भी हमें देखना चाहिए। क्या है, वो कोई जेल नहीं थी, ना उनको ताहयात जेल में डाला जा रहा था। नॉन बेलेबल वारंट सिर्फ ये है कि या आप एसपी साहब को उस दिन मुचलका भर के दे देते, उनको सेटिस्फाई कर देते कि मैं उस तारीख को अदालत में हाजिर हो जाऊंगा, या आप उनके साथ चल पड़ते और कहते कि जी हाँ मैं बिल्कुल सरकारी मेहमान रहने को तैयार हूं, मुझे कोई डर खौफ नहीं है और मैं ये प्रोसीडिंग्स फेस करूंगा। कल तारीख थी, उस पर पेश हो जाते। इवन मंडे को इस्लामाबाद आके सोमवार को उसी अदालत में दरखास्त दे देते कि जी बद्दा पुलिस को सरेंडर कर दिया उसने, आप अपना वारंट विड्रॉ करें। हफ्ते इतवार को भी एक्सरसाइज ये करते रहे हैं इनके लिए, तो इतवार को भी अदालतें खुली हैं। तो मेरे ख्याल में हमें अपने रवैये दुरुस्त करने की जरूरत है। रियासत हर दफा अगर डंडा इस्तेमाल करेगी तो रियासत पे भी उंगलियां उठेंगी। इमरान साहब जहीर साहब एक मिनट जी। जहीर साहब समाज से। सर आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे पहले भी जो अदलिया पे फैसले हैं उस पे पीटीआई का रद्द-ए-अमल सामने है, अब आप लोगों का रद्द-ए-अमल सामने है। इस वक्त एक ऑप्शन दिया है, इलेक्शन जब भी हो मुतनाज़ा ही होंगे क्योंकि मानना इमरान खान ने नहीं है या आप लोगों ने नहीं, तो एक ऑप्शन दिया है खान साहब ने बड़े अरसे बाद कि सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ, और क्या ग्रैंड नेशनल डायलॉग जिसमें मिसाल की मैशियत और ये इंतखाबात मिल बैठ के इसका कोई लामल? मैं बिल्कुल इस पे मेरी कोई दूसरी राय नहीं है। हो सकता है कि ये कोलेशन पार्टनर्स की मुतफिका राय ना हो, लेकिन स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ एज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, मैं डे वन से इस बात का कायल हूं कि सियासत नाम ही गुफ्तो शदीद का है, सियासत नाम ही डायलॉग का है, सियासत नाम ही एक दूसरे को मंतक से कायल करने का है। सियासत गिरेबान नोचने का नाम नहीं है, सियासत मुखालफत बराए मुखालफत का नाम नहीं है। आज अगर हमने पाकिस्तान जो कि इस वक्त मुश्किल तरीन मुआशी हालात से दो चार है, मेरे लिए ये बड़ी तकलीफ दे बात है कि मेरे मुल्क के सियासी ज़ोमा वो बात करने को तैयार नहीं है। अगर इमरान खान साहब खलूस नीयत से अपने रवैये पे नजरसानी करते हैं तो आए हमारे साथ बैठे, आके हमारे दर खुले हैं उनके लिए, डायलॉग करें। हम भूल जाएंगे कि उन्होंने बतौर वजीर आजम 4.25 साल अपोजिशन लीडर से मुसाफा नहीं किया। हम भूल जाएंगे कि उन्होंने 4.25 साल बतौर वजीर आजम पाकिस्तान आईने पाकिस्तान के कमांड के तहत जहां पे मुशावरत करना थी, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्री के लिए, विमेन कमीशन की चेयरपर्सन की तकर्री के लिए, नैब के चेयरमैन की तकर्री के लिए उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन से बैठक नहीं की। इस सारे के बावजूद मैं सबसे बड़ा वकील बनूंगा और मैं वजीर आजम और काबीना के दीगर अरकान से यह कहूंगा कि इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क के सियासी निज़ाम को मजबूत करने के लिए, इस मुल्क की मईशत को के पहिए को आगे चलाने के लिए आए, बैठे और एक मिसाक करें जो जमहूरियत को भी मजबूत करे, जो मईशत को भी मजबूत करे। इमरान साहब 72 मेरे सवाल के 3 हिस्से हैं। एक तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिपोर्ट उस पर तशद्दुद हुआ, आपने कहा था कि एफआईआर नाराज होगा, आपकी यकीन दिलाने के बावजूद वो एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी। दूसरा, वायलेशन अगर कानून की होती है, आप फवाद चौधरी को भी पकड़ लेते हैं, आप हमजा शुएब को पकड़ लेते हैं, शहबाज गिल पे हाथ डाल के वो भी हवालात में आज समाती साहब भी, लेकिन क्या वजह है कि इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला है, उनकी तरफ से वायलेशन की जाए तो आप इंतजार करते हैं, आपके गुजरा कहते हैं कि हम भगाएंगे, गिरफ्तार नहीं करेंगे। तीसरी जो बात आपने मुख्तलिफ ये जो लॉजिक्स पेश की कि इलेक्शन ताख़ीर होनी चाहिए, सारे इकट्ठे होने चाहिए, मरदमशुमारी का आपने कहा, निगरान हुकूमतों को आपने कहा, लेकिन फैक्चुअल जो बात नज़र आती है कि जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है वो आपको नज़र आती है कि पॉपुलैरिटी की वजह से आज इलेक्शन हुए तो वो स्वीप कर जाएंगे, वो जीत जाएंगे। तो आपकी कैलकुलेशन क्या है कि कितना अरसा आप इस मामले को खींचेंगे कि इलेक्शन जो है वो ताख़ीर हो, इमरान खान की पॉपुलैरिटी नीचे आए और फिर आप इलेक्शन के मैदान में जाएंगे? पहले आपके आखिरी सवाल का जवाब ताकि वो
जहन में कंधा है अभी ताज़ा ताज़ा, कोई सियासी जमात इलेक्शन से भागती नहीं है और हार जीत इलेक्शन का मुकद्दर है। हमने तो 2018 में इलेक्शन लड़ा जबकि नामसाद तरीन हालात थे। आपने देखा कि पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, जबकि उनकी प्री इलेक्शन रिगिंग और इलेक्शन के दौरान जो कुछ हुआ उसके बावजूद अक्सरियती पार्टी के तौर पे उभरी, लेकिन आज़ाद अरकान को हाईजैक करके हुकूमत बनवाई गई। अक्टूबर में नेशनल असम्बली और 2 सूबाई असम्बलियाँ जो हैं उनकी मुद्दत ख़त्म होने के बाद इंतखाबात होने हैं, जो कि आइन की मंशा है। हम कह रहे हैं कि इन 4-5 माह में हेवंस वोंट फॉल, अगर मुल्क में जो आज सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जो आज मईशत की सूरत हाल है, इसमें कुछ बेहतरी आ जाए और इंतखाबात एक वक्त पे हों ताकि एक मुस्तहकम हुकूमत बन सके। अगर वो इमरान खान साहब के नसीब में है, वो अक्सरियत ले जाते हैं और भारी अक्सरियत ले जाते हैं, तो उनका फैसला सरे तस्लीम खाम करेंगे। अगर इमरान खान साहब की कोई और जमात ले जाती है, ये इज्जत जो है वह पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हिस्से में आती है, पीडीएम के हिस्से में आती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आती है, दोबारा कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, तो हमें इसे खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए। ये एक जमहूरी रवायत है और आपने देखा कि इंतकाले इक़्तिदार जमहूरी हवालों से हमेशा पुरअमन हुआ है इस मुल्क में। रही बात आपने कहा कि ये पिक एंड चूज़ क्या है, ये पिक एंड चूज़ नहीं है, ये हुकूमत का भी मसला नहीं। खान साहब कोई मौका छोड़ते ही नहीं है। वो तो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी वाले मुकदमे में भी प्रोटेक्टिव लेने के लिए किसी तीसरी अदालत में चले जाते हैं, तो वो जाहिर है वो एक कानूनी दायरा, कई दफ़ा आप उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं पोजीशन को, वो एक्सप्लॉइट से भी आगे निकल गए हैं। उन्हें खुद भी अपने, जो मैंने जैसे शुरू कहा कि अपने रवैये पे नजर सानी करनी चाहिए और वो सीखें कि अदालत का जो तकद्दुस और तकरीम है वो अदालतों में पेश होने पे है, भागने में नहीं है। वो वक्त आएगा जब गिरफ्तारी का वो गिरफ्तार होंगे। मेरी ये राय नहीं है कि हम उन्हें भगा रहे हैं, वो सरदार साहब वाले लतीफ़े की तरह कि जी उनके बाल लंबे होते हैं वो भगाते रहते हैं उनमें वो जरासीम को। बिल्कुल भगाने वाली बात नहीं है। लॉ शैल टेक इट्स ओन कोर्स। बहुत शुक्रिया जी आपका, बड़ी नवाज़। FIR पे जी बिल्कुल मैं उस पर 100% जिम्मेदारी से ये बात कहता हूँ कि ये हुकूमती जिम्मेदारी है। जहाँ पे क्राइम हो, जहाँ पे जुर्म हो, जहाँ पे वायलेशन ऑफ लॉ हो, कानून को हरकत में आना चाहिए और हमें इस कल्चर से निकलना चाहिए कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ मुकदमात नहीं हो सकते। बिल्कुल होना चाहिए। मैंने वज़ीर दाखिला को अपना भरपूर मेरी जो राय है वो उन्हें पहुँचा दी है। मेरे ख्याल में आज ये मसला भी हल हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर कानून